कल हम लोग एंड पे पढ़ रहे थे कि हम लोगों ने हमारे ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, रेडियो एक्टिव पार्टिकल या ये जो पार्टिकल्स ऑफ रेडिएशन है इनको कैसे यूज करते हैं। तो इसके अंदर हमने देखा है कि हम डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट यानी दोनों कामों में, डायग्नोसिस क्या होता है बेटे, डायग्नोसिस कहते हैं बेटे इस चीज को कि आप आइडेंटिफाई करें कैंसर है कि नहीं। डायग्नोसिस किसको कहते हैं, बीमारी को आइडेंटिफाई करने में। हम डायग्नोसिस में भी इस्तेमाल करते हैं आइसोटोप्स को, और ट्रीटमेंट क्या होता है, इलाज में भी इस्तेमाल करते हैं। इज इट अ गुड वे ऑफ डूइंग दिस? नो, इट इज नॉट एट ऑल अ गुड वे ऑफ डूइंग इट। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट वे ऑफ डूइंग इट, इट इज अ वेरी पेनफुल वे ऑफ डूइंग इट। और बट वी हैव नो चॉइस। वी हैव, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है, राइट? इज किलिंग समबडी अ गुड थिंग? नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। आपको, इट्स नॉट अ गुड फीलिंग। Alhamdulillah, I can speak without experience. It's not a good thing to kill somebody, but still, you have to do it. You have to launch some bombs. कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है और कितना बड़ा चांस होता है कि इनोसेंट सिविलियन भी मारा जा सकता है। ऑल्दो नाउ इट इज एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट कि कम से कम जो इसराइल की बाउंड्री के अंदर लोग रहते हैं उनमें से 99.99% यानी मैंने जो थोड़ा सा छोड़ा है वो भी एहतियातन छोड़ा, वरना रेस्ट ऑफ देम आर पार्ट ऑफ देयर आर्मी। दे वांट टू किल पीपल, दे वांट टू गेट किड्स। ब्लेटेंटली वो कहते हैं कि उनके रिलीजन का पार्ट है, मतलब देयर इज सम कमांडमेंट इन देयर रिलीजन के बच्चे भी उनके मार दो। दे वांट टू किल इनोसेंट सिविलियंस, वांट टू किल इन्फेंट्स। फिर भी देयर इज ऑलवेज चांस कि आप ईरान से जब बॉम्ब गिरेगा वहां पे जाके तो कोई ना कोई ऐसा सिविलियन, कोई ना कोई इनोसेंट, क्या पता वहां को मुसलमान ही फिर रहा हो, अपना ही स्पाई फिर रहा हो। अब तो जंग वैसे नहीं ना, तलवारों के साथ नहीं होती। बट यू हैव टू डू इट, दे नो द रिस्क इज वेल। अगर आपके वहां पे फौजी भी, इट्स गोना हैपन एंड इट कैन किल अस। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो बाकी कैंसरस सेल होता है उसको मारना ज्यादा जरूरी है, वो उसको ना मारा। और रेडियोथेरेपी में हम यही कोशिश कर रहे होते हैं कि हम टारगेट करें, सिर्फ उसी को मारें जो कैंसरस सेल है, लेकिन इर्द गिर्द जो ठीक सेल्स होते हैं वो भी मरना शुरू हो जाते हैं। हैव यू एवर मेट अ कैंसर पेशेंट हु हैज गॉन थ्रू थेरेपी, कीमो और रेडियोथेरेपी? यू विल सी, ऐसे लगता है उसमें से रूह निकाल लेगी। बिल्कुल एक अजीब किस्म की उसकी हालत बन जाती है। ठीक है, और इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। मैं बचपन में, मेरे एक टीचर थे, I think his father, I had not seen his father, but I think his father passed away with cancer when he was a young guy, a young child. He used to tell me, he was very frantic about cancer. वो कहते थे अगर जिंदगी में कोई बदवा किसी को दी जा सकती है ना, सबसे बुरी कैंसर है। कैंसर बहुत तकलीफ दे चीज है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। रेडियोथेरेपी इसको हम कहते हैं। कीमोथेरेपी होता है जब केमिकल के जरिए इस्तेमाल करें, रेडियोथेरेपी जब आप रेडियो वेव्स के, इज अ नेम गिवन टू द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर यूजिंग रेडिएशन। कीमोथेरेपी केमिकल्स के जरिए, और केमिकल्स के जरिए भी, वो भी जो केमिकल्स खिलाए जाते हैं वो भी रेडियो एक्टिव ही होते हैं सॉर्ट ऑफ, बट वी काइंड ऑफ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट। अब होता है कीमोथेरेपी ज्यादा तकलीफ दे होती है रेडियोथेरेपी से भी। कीमोथेरेपी ज्यादा तकलीफ दे होती है रेडियोथेरेपी से भी, यानी एज फार एज द पेन गोज। लेकिन कीमोथेरेपी में फिर भी चांस होता है कि आपकी रिकवरी बेहतर हो सकती है, इसलिए पहला स्टेप कीमो होती है, रेडियो तो लास्ट फाइनल स्टेज है, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि कीमो में फिर भी केमिकल्स जो होते हैं, दे ट्राई टू अटैक योर कैंसरस सेल्स मोर देन योर नॉर्मल सेल्स। ऑल्दो रेडिएशन कैन कॉज, रेडिएशन से कैंसर हो भी सकता है, यानी उल्टी मुसीबत है कि कैंसर कर देगा। लेकिन ये हाईली इफेक्टिव है ट्रीटिंग में। रेडिएशन कैन किल लिविंग सेल्स, लिविंग सेल्स को मार। सम सेल्स सच एज बैक्टीरिया एंड कैंसर सेल्स आर मोर ससेप्टेबल टू रेडिएशन देन अदर्स। जो पहले ही सेल खराब है, यानी आप देखें ना, अगर बचपन में ऐसा हुआ एक दफा, आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस, कहीं जॉब करता था। बचपन इसलिए कह रहा हूँ कि आई वाज नॉट वेरी ओल्ड एट दैट टाइम, आई थिंक आई वाज इन माय अर्ली 20s और लेट टीन्स, यानी ये 18 से 22 साल के दरमियान का कोई टाइम है, मुझे अच्छे से याद नहीं। तो I was on a road or some car came and it was over speeding probably, because मैं बाइक पे था and I was on the very left side of the road जैसे कि बाइक पे होना चाहिए। So it hit me and I fell unconscious। और all I can remember is कि जब उसने पीछे से बाइक को हिट किया, I flew up and मुझे याद है कि मैं उसकी गाड़ी के विंड स्क्रीन पे मेरा ये सर लगा यहाँ से। That's what I can remember। और अभी मगरिब का टाइम था, यानी होने वाला था।
जब मेरी आंख खुली तो पीपल वर रबिंग माई हैंड्स एंड माई फीट एंड आई वाज ऑन द रोड साइड, और अंधेरा हो चुका था। सो फॉर अ गुड टाइम आई वाज अनकॉन्शियस। और जिस बाइक पे मैं था वो उसका तो बहुत ही कबाड़ा हो गया था। आई डोंट नो हाउ ही डिडंट इवन स्टॉप एंड ही वेंट अवे। अच्छा, तो जब ये ऐसा हुआ तो आई फेल अनकॉन्शियस, एंड वो होता है ना टेम्परेरी डिमेंशिया टाइप चीज, आई फॉरगॉट एवरीथिंग, कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ। तो द फर्स्ट थिंग आई रिमेम्बर्ड वाज, ऑफिस में एक दोस्त था, उसका नंबर मुझे याद है, वो इट वाज अ वेरी इजी नंबर, काइंड ऑफ लाइक जैसे होता है ना, जीरो जीरो पांच चार डिजिट्स एक नंबर के हैं, तीन एक के हैं, कुछ इस किस्म का नंबर था। तो आई आस्क्ड देम कि मैं कहाँ हूँ, तो टोल्ड मी तुम फलान रोड पे हो। तो आई रिमेम्बर्ड, हाँ यहाँ एक ऑफिस में मैं जॉब करता था, करने आता था। मे बी मैं उसलिए ऐसा डिडंट में रिमेम्बर कि मैं जॉब से आ रहा हूँ। दे कॉल्ड देम, फिर आई वाज अनकॉन्शियस, दे ब्रॉट मी एंड स्टफ। वो फिर आई रिमेम्बर्ड, हाँ मेरे बाबा का क्या नंबर है, तो आई गेव देम माय नंबर। तो बॉस की बीवी उस टाइम वो कैंसर पेशेंट थी बाय द वे। तो वो मुझे उसने गाड़ी में बिठाया, वो हॉस्पिटल ही उसको लेके जा रहा था, उन्होंने मुझे गाड़ी में डाला, ड्राइवर को मैंने पूछा, मैंने कहा यार मैं, आप ऑफिस आया हुआ था? कहता हाँ जी आप ऑफिस आए थे। मैं, क्यों आया था? कहता तुम जॉब करते हो हमारे पास। तो आई हैड नो आइडिया, और सर ऐसे फट रहा था, वाज होल्डिंग माय हैंड, और हॉस्पिटल गया, कुछ भी नहीं हुआ था वैसे बाय द वे। इट जस्ट हैड ओनली वन इफेक्ट, मुझे आज भी कुछ चीजें भूल जाती हैं। आई स्टिल हैव दैट मेमोरी प्रॉब्लम। मेरी मेमोरी का मतलब अभी भी ऐसा हो जाता है कभी कभी। अब मे बी दैट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग कि मुझे रास्ता भूल जाएगा किधर जाना है। सही है। यानी कितने दिन हो गए हैं अकेडमी, घर से आना हाँ। और घर से अकेडमी जाना, यही जिंदगी का उसूल रह गया है। लेकिन वो मुझे आते हुए भूल जाता है अकेडमी मुड़ना किस तरह से। समटाइम्स इट हैपेंस, मे बी इट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर, स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है, बट उस वक्त से ऐसा हो रहा है मेरे साथ, पहले नहीं होता था ऐसा। तो जब हम हॉस्पिटल थे तो मुझे याद है कि जब डॉक्टर ने कहा जी अभी आपको ना अंडर ऑब्जर्वेशन कुछ टाइम रहना है, तो आप वैसे यू आर ओके टू गो, आप घर जा सकते हैं, बट रिमेम्बर अगर ये हो तो यू हैव टू कम बैक फॉर एमआरआई और सीटी स्कैन। अब उन्होंने कल ही बताया था कि हम एमआरआई और सीटी स्कैन नॉर्मली कोशिश करते हैं कि किसी यंग बच्चे का तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि इट्स रेडिएशन बेस्ड, तो वो तो प्रॉब्लमेटिक होता है। तो मेरे बाबा के बेस्ट फ्रेंड उनके साथ आए थे, तो ही सेड अ थिंग दैट स्टक टू मी टिल दिस पॉइंट। ही डिड नॉट सी, उन्होंने बाइक नहीं देखी हुई थी, तो उसने तो यही पता था कि इसका एक्सीडेंट हुआ। ही थॉट किसी ने मुझे हिट किया, मैं सड़क पे गिरा हूं और बेहोश हो गया हूं। तो ही सेड यार तुम कुछ खाते पीते क्यों नहीं, सेहत बनाओ अपनी। अब देखो तुम्हारी जगह कोई सेहतमंद लड़का होता तो वो उठता, कपड़े झाड़ता और चल पड़ता, चलो जी आगे चलिए कितने जाना है। तुम बेहोशी हो गए हो यार। ये सारी स्टोरी में से क्या पॉइंट निकालना था, अगर आप ऑलरेडी सेहतमंद हैं तो सेम प्रॉब्लम जो किसी ऐसे शख्स को होती है जो फिजिकली कमजोर है, तो आप पे इम्पैक्ट कम आता है। इट इज लाइक अ वॉल। हम एक पतली दीवार, ये जब देखे ना अभी इधर से, ये हमदान है हमारी क्लास, उसको यहाँ से स्टेज से भगाए वो दीवार से टक्कर मार, तो ये सामने वाली जो दीवार जो हमने लकड़ी की बनाई हुई है, ये तो वो तोड़ता हुआ आगे गुजर जाएगा। और ये जो कंक्रीट की दीवार है इसमें वो टक्कर मारेगा तो इसको भी डेंट पड़ेगा, लेकिन ये टूटेगी नहीं। तो इसका मतलब है जब आपको सेल्स को रेडिएशन हिट करता है तो स्ट्रॉन्गर सेल्स भी किल होते हैं, बट द वीकर सेल्स दैट आर ऑलरेडी कैंसरस वो पहले मर जाते हैं। सो यू थ्रो अ बॉम्ब ऑफ रेडिएशन एंड यू होप, यू क्रॉस योर फिंगर्स एंड यू प्रे टू अल्लाह के या अल्लाह ये इतनी सख्त रेडिएशन ना हो कि मेरे जो नॉर्मल सेल्स हैं वो सस्ते, वो भी बीमार पड़ जाते हैं, बट दे स्टिल हैव अ चांस ऑफ रिकवरी। कैंसरस सेल्स पहले मर जाते हैं। ठीक है अहमद। बीम्स ऑफ gamma rays आर डायरेक्टेड एट द कैंसरस ट्यूमर। आप जहां पे भी ट्यूमर होता है, वो प्रॉब्लम ये भी है ना, देखो स्किन कैंसर में फिर भी ये शायद निस्बतन एक आसान काम हो, बट व्हेन द कैंसर इज इन योर बोन्स और मे बी इन योर समवेयर, लंग्स में कैंसर है खुदा ना खास्ता, स्टमक में है, यू नो, कहीं ऐसी जगह कैंसर है, तो वो आप देखेंगे कि वो जो बीम ऑफ, एक्सरे किसी ने करवाया कभी? यानी ऐसी जगह का एक्सरे जिसे आप भी फिजिकली देख सकते हैं, यानी जैसे टांग का एक्सरे कराया हो तो यू कैन सी जहाँ पे वो लाइट पड़ रही है, यू विल सी वहां पे एक क्रॉस बना होता है। दैट्स द टारगेट पॉइंट फॉर इट, असल में उसमें वहां थ्रो करनी है लाइट। रेडिएशन में भी ऐसे ही वो बना होता है। ठीक है। वी ट्राई टू लोकेट के वो ट्यूमर कहाँ पे है, जो फोड़ा बना हुआ वो कहाँ पे है, एंड वी हिट इट। किसी को वैसे स्किन पे कभी फोड़ा छोड़ा निकला है, जैसे इट्स अ काइंड ऑफ अ पिंपल बट अ बिगर वन विद अ लॉट ऑफ पस इन इट, किसी को बना है? बना है ना, बन जाता नॉर्मल रूटीन, कभी नहीं आपको बना, देखा भी नहीं इसको बना हुआ। यूजुअली दैट इज बिनाइन, बिनाइन कहते हैं ऐसा ट्यूमर विच हैज वही कैंसरस प्रोबेबिलिटीज हैं, बट इट इज नॉट स्प्रेडिंग, और ये
काइंड ऑफ सेल्स म्यूटेट, डीएनए चेंज नहीं हुआ, इट जस्ट हैपेंड बिकॉज द सेल्स फॉरगॉट टू किल देमसेल्व्स। आम रूटीन में क्या होता है, हमारी बॉडी में सेल्स मर भी रहे होते हैं और नए सेल्स बन भी रहे होते हैं, तो सेल्स फॉरगॉट टू किल देमसेल्व्स में भी वो एक आपस में बैलेंस बना हुआ है, इसको मेटाबॉलिज्म हम कहते हैं बायो की जुबान में। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म तो सुना है ना बचपन में आप लोगों ने, एनाबॉलिज्म होता है सेल्स का बनना, कैटाबॉलिज्म होता है सेल्स का टूटना। तो इसके अंदर एक बैलेंस क्रिएटेड है, रोजाना 10 सेल बन रहे हैं तो 10 टूट रहे हैं, या थोड़ा बहुत कोई डिफरेंस भी है, तो देर इज सम सॉर्ट ऑफ, इसके लिए लफ्ज बोल रहा हूँ जो हमें केमिस्ट्री में काम आने वाला है, इक्विलिब्रियम एक डेवलप्ड है। अच्छा, इनकी आपस में एक हार्मनी डेवलप्ड है, काइंड ऑफ लाइक अ डांस, सालसा डांस चल रहा है काइंड ऑफ। जरा से आप आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन गए तो आपका डांस पार्टनर गिर जाएगा और आप उसके ऊपर। इसमें भी सेल्स बनने और टूटने में एक सिंक्रोनाइजेशन बनी हुई है। बिनाइन ट्यूमर्स में भी वो सिंक्रोनाइजेशन डिस्टर्ब हुई होती है, बट इट्स नॉट स्प्रेडिंग थ्रू आउट द बॉडी, सारे सेल्स खराब नहीं हो रहे होते। जो रियल ट्यूमर्स होते हैं जो बिनाइन नहीं होते, वो उनके अंदर फिर मेलिग्नेंट जिनको कहते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि ये स्प्रेड कर रहा होता है, यही फिंसी फोड़ी बनते हैं, सारे सेल्स को खराब कर रहा होता है, और वो दोनों तरह का हो सकता है। या एनाबोलिज्म बढ़ गया है तो सेल्स के ऊपर सेल्स बनते जा रहे हैं, फोड़े बनते जा रहे हैं, या कैटाबोलिज्म बढ़ गया और वो जख्म के जख्म के जख्म बनते जा रहे हैं। ब्रेन में यूजुअली ट्यूमर ही बनता है जख्म बनने की बजाय। अब आप देखो किसी को इस तरह का ट्यूमर है तो वो टारगेट जो अंदर बॉडी का, उसको टारगेट करना कितना मुश्किल है, तो हम बहुत कोशिश करते हैं उस बीम को टारगेट रखने की। बीम ऑफ गामा रेज आर डायरेक्टेड, गामा क्यों किए हैं, अल्फा और बीटा क्यों नहीं किए भाई, कौन बताएगा जी, अल्फा बीटा क्यों नहीं किए, गामा क्यों फेंकते हैं, व्हाई डू वी थ्रो गामा पेंट्रेशन, रेज? सॉरी, पेंट्रेशन की वजह से। पेनेट्रेशन की वजह से अल्फा और बीटा पार्टिकल ज्यादा अंदर तक पेनेट्रेट, और गामा रेज से वैसे भी कहीं ना कहीं एक होप होती है बंदे को, शायद मैं हल्क बन जाऊंगा, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। गामा रेज सिर्फ पेनेट्रेशन की वजह से हम करते हैं। गामा रेज आर यूज बिकॉज दे आर एबल टू पेनेट्रेट। अब इनकी हमने पहले पढ़ा था आयनाइजेशन एबिलिटी बहुत कम है बाकियों की निस्बत, बट स्टिल दे हैव दैट आयनाइजेशन। तो इनकी आयनाइजेशन एबिलिटी कम है, लेकिन हमें बम्बार्डमेंट फिर बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। द बीम्स आर मूव्ड अराउंड मिन टू मिनिमाइज हार्म, फिर उन्हें बार बार हम मूव अराउंड करते रहते हैं ताकि एक ही जगह पड़ती रहे, हार्मफुल ना हो जाए। वो कैंसर ट्यूमर में से भी तो पेनिट्रेट करके आगे निकलेगी, ठीक है? सो बहुत एक एक it is और इसमें बहुत सारी फिजिक्स इन्वॉल्व है। द डॉक्टर हैज टू नो अ लॉट ऑफ फिजिक्स फॉर दिस पर्पस। A tracer is a radioactive isotope that can be used to track the movement of substances like blood. और ट्रेसर एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप होता है जो खास केमिकल्स में या खास लाइट्स में ग्लो करता नजर आता है। तो ये हमें बता देता है कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, ब्लॉकेड कहाँ पे है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, तो वो उनको अंदर जो ट्यूमर होता है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर देता है। लाइक ब्लड अराउंड द बॉडी, अब पीईटी स्कैन इसके लिए इस्तेमाल होता है, कैन डिटेक्ट द एमिशन ऑफ द फ्रॉम द ट्रेसर टू डायग्नोज कैंसर, इसकी को कहते हैं पीईटी ट्रेसर, इसको कहते हैं, ठीक है बेटे? स्टेरिलाइजिंग फूड एंड मेडिकल इक्विपमेंट, हमने पहले ये भी एक यूज पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, इससे मेडिकल इक्विपमेंट को स्टेरिलाइज करते हैं और फूड आइटम्स को भी करते हैं। और कोरोना के बाद से तो बार बार अपनी छुरी, उसको छुरियां कह रहा हूँ, अपनी कैंचियों और इनको कंघियों को भी स्टेरिलाइज करते हैं। बल्कि मुझे याद है एक स्टूडेंट, मेरा एक स्टूडेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह वो डॉक्टर बन रहा है, नो क्रेडिट टू, उसने मेरे से बचपन से पढ़ा और एंट्री टेस्ट तक पढ़ा, डॉक्टर बन रहा है कहीं से वो। और मैम सर काशी कहाँ गए? नहीं नहीं, असल मैंने उन्हीं को कहना था कि ये चेंज कर देते और फिर यही कहना था घर चले जाएं, थैंक यू। तो आ, वो जो स्टूडेंट है वो क्या करता है, उसकी अम्मी ना बड़ी जर्मोफोबिक है, जर्मोफोबिक समझते हैं, जर्मनी से डरने वाले, नो नो, जर्म्स से डरने वाले। वो इतनी जर्मोफोबिक हैं कि अगर उसके अब्बा भी घर आते थे बाहर से तो जूते भी बाहर उतारने, और कोरोना के दिनों में तो वो पूरा जैसे सर्जरी करने नहीं आप अंदर जा रहे, दरवाजे के ऊपर वो पड़ा हुआ है सैनिटाइजर, उसमें नहा के अंदर आना है। यानी शी वॉज सो जर्मोफोबिक कि हल्का सा भी किसी बात पर भी कोई भी डाउट है, यानी एक्चुअली आप जैसे ड्रामा फिल्मों में दिखाते हैं ना, somebody is too दैट काइंड ऑफ अ जर्मोफोबिक शी वाज। तो जब कोरोना आने आया तो व्हाट शी डिड वाज, उसने वो सारा इक्विपमेंट जो बार्बर के पास पड़ा होता है, इंक्लूडिंग दैट स्टेरिलाइजर, माइक्रोवेव ओवन की तरह का दिखता है वो, इफ यू गाइस हैव सीन, वो सारा कुछ खरीद के घर रखा। साल में वो 2 दफा जाती थी टोनी एंड गाय अंकल से मिलने, अपने बच्चे को अपॉइंटमेंट लेके, और
पूरी एक प्रोटोकॉल होता था, घर से वो स्टेरिलाइज करके सारा सामान लेके जाती थी। और यू नो लेकिन घर में एक कुत्ता भी रखा हुआ है। ये तो नहीं मैं कहता, लेकिन देयर वाज अ डॉग एज वेल एट द होम, एंड दे हैड नो प्रॉब्लम विद द डॉग। मैं यहाँ पे वही घिसा पिटा जोक रिपीट करना चाहता हूँ। आप में से किस किस के घर में कुत्ता रखा हुआ है किसी ने? यू गाइस, दो पांव वाला कुत्ता भी होता है? ये कौन सा कुत्ता होता है? दो पांव वाला कौन सा होता है बेटे? वो कुत्ता नहीं होता, उसको कहते हैं कुत्ता है। होता नहीं है, उसको बना लिया होता है घर में। हाँ, होता चार पांव वाला ही है। जी। अल्लाह माफ, अल्लाह रहम करे। आपकी अम्मी ने आपकी रुखसती में ना बहुत रोना है, आपके लिए नहीं। नहीं कुत्ते का आए बंदे को, आए बंदे ने कहना माँ जी ना आ रहे, मैं ख्याल रखूंगा। पुत्र तेरा ही है, जैसे रो रही हो। किसी के घर में अगर कुत्ता है तो उसको पता होगा कि घर में जो कुत्ता पाला होता है उसको आपके वालिदे गिरामी कभी भी कुत्ता नहीं कहते। उसको प्यार से कोई ना कोई नाम रखा होता है, टोमी शोमी कुछ रखा होता है नाम, और उसको टोमी कहते हैं। आप पे गुस्सा करेंगे तो आपको कह लेंगे कुत्ता, उसको नहीं कभी कुत्ता कहेंगे। तो मैंने जिस जिसको भी देखा है, कभी भी किसी बच्चे ने कुत्ता पाला हुआ है, जैसे आप लोगों ने, यू गाइस आर कैट पर्सन्स, तो किसी ने, यू आर अ डॉग पर्सन रखा हुआ है, था, आप उसको कुत्ता नहीं कहती थी। आई एम डेड श्योर आप इवन उसको देखा। डॉग नाम। इट्स, हाँ बिल्ली देखा। तो बाबा डजंट लाई, योर बाबा इज नॉट, नॉट अ डॉग पर्सन देन, बिकॉज उन्होंने नहीं पाले होंगे ना। दे आर योर डॉग्स, जिनके डॉग उनको कुत्ता नहीं कहते। खैर, gamma radiation is widely used to sterilize medical equipment. Gamma is most suited to this because क्यों? Penetration, क्या वजह है? Number one, it is most penetrating of all types of radiation, penetrating through a enough to irradiate all sides of instruments. Instruments can be sterilized without removing the packaging, और आप पैकेज में से रिमूव किए बगैर इनको यूज की जाए। जो अच्छे, अच्छे नहीं कहना चाहिए, जो ज्यादा नाज नखरों वाले रेस्टोरेंट्स होते हैं, नाज नखरों वाले रेस्टोरेंट से आप मतलब समझिए ना, जहाँ चाय ही 1500 की मिलती है या 2000 की मिलती है, और इतनी थक्कड़ चाय होती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हम्म? और उन जगहों पे भी ये रिवाज है, आप देखे होंगे कि वो रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो आपके पास जो वो नाइफ्स एंड स्पून्स पड़े हैं सारे, वो एक किसी ना किसी लिफाफे में बंद होते हैं। अब पता नहीं अंदर से वो कैसे लेके आते हैं आपके सामने। नहीं नहीं, वहां पे दे मेंटेन दिस कि उनको उन पैकेट्स में ही वो आते हैं स्पून एंड नाइफ्स, और वो उन्होंने स्टेरिलाइजर में रखे होते हैं। तो कैमा रेज उस प्लास्टिक पैकेजिंग को पेनिट्रेट करती हुई जाती है, उनको ठीक करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए। आई एम स्टिल एन ओल्ड स्कूल गाय, मुझे फिर भी यही पसंद है कि आप जितना मर्जी हाथ को स्टेरिलाइज कर लें, मुझे लगता है हाथ धोए नहीं है तो हाथ धुले नहीं। फूड कैन बी इरेडिएटेड इन ऑर्डर टू किल एनी माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट इन इट। फूड को भी किया जा सकता है, लेकिन अगेन द प्रॉब्लम इज अच्छे सेल्स भी उसमें से, अच्छे मॉलिक्यूल्स भी उसमें से खराब होते हैं। इसलिए आपको शायद पता होगा, माइक्रोवेव ओवens आर नॉट दैट मच प्रिफर्ड। और आज के दौर में तो यू मस्ट नो दिस, कि जो गोरे हैं जिन्होंने ये माइक्रोवेव फोन हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस कराया, दे आर नाउ बिकमिंग अगेंस्ट माइक्रोवेव अलॉट, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने वो रेडी टू कुक फूड खाना होता है बेचारों से। और दे ऑलवेज प्रिफर, हमारे यहाँ किसी की, अगर आपने किसी दोस्त को, किसी गेस्ट को अच्छा प्रोटोकॉल देना है, तो आप क्या करते हैं? बाहर का खाना मंगवाते हैं, राइट? नहीं, मंगवाते हैं। घर में कभी कजन्स ने स्टे एट होम किया है? स्टे Sometimes एट होम किया है घर में कभी? तो रात में कभी लेट नाइट क्रेविंग्स, डोंट यू गाइस ऑर्डर फूड? वो व्हाट इज बेटर, आप खुद बताइए, किसमें आपके गेस्ट को sir, ज्यादा प्रोटोकॉल फील होगा, कि अगर आपने घर में खाना पकाया, आई एम आस्किंग अबाउट द गेस्ट, हमारे सोशल सोशल कल्चर है ना, किसमें ज्यादा घर प्रोटोकॉल फील पर होगा, कि अगर आपने उसको घर पे खाना पकाया, या आपने उसको पीसी या मुनाल या मैरिएट में दावत दी घर है? पर घर पर ज्यादा प्रोटोकॉल फील होता है। मैच सो दिया घर पर। हमारे गेस्ट अच्छे हैं। अच्छा, बहरहाल पाकिस्तान का सोशल कल्चर ये है कि अगर आपने किसी रेस्टोरेंट में उनके लिए एक अच्छी बुकिंग करा के खाना खिलाया है, तो दे प्रेफर दैट। और बाहर की दुनिया में गेस्ट फील्स मोर प्रोटोकॉल अगर आपने उसके लिए स्पेशली खाना पकाया घर पे, होम कुक्ड फूड। एनीवेज,
Food can be radiated in order to kill microorganisms that are present on it. This makes the food last longer. इससे food ज़्यादा देर तक रहता है and reduces the risk of foodborne infections. Use the diagram to explain why is alpha radiation used in smoke detectors and not beta gamma radiation. ये हमारा प्यारे बेटे, वो आप कह रहे थे आपसे डायग्राम बनवाएगी, ये ऐसे हो सकता है। डायग्राम दी हुई है, लेबल करने को कहा या डिस्क्राइब करने को। दिस इज हाउ द पेपर अपीयर्स। बनानी आनी चाहिए, बाय द वे आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, बनानी आनी चाहिए। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर है, अब जो दुनिया है वो लर्नेबिलिटी में जहां जा रही है, दे डोंट आस्क स्टूडेंट्स टू मेक डायग्राम्स, दे से आपको स्ट्रक्चरल डायग्राम्स, सर्कट डायग्राम्स बनानी आनी चाहिए। तो क्या हाल है सानी, क्या टाइम हुआ है? आप पौने 12 आए हैं ना, माशाल्लाह 11:30 उठे होंगे। तो बेटा 1:30 बजे वाली क्लास भी, 1:30 बजे वाली क्लास में भी तो आ सकते हो ना टाइम पे, इसका मतलब है। ओहो, मैं आज के लिए नहीं खफा हो रहा आपसे। ये तो आई कैन अंडरस्टैंड, एक दिन ऑड डे है, 11 बजे क्लास रख दी है सर ने, ये 3 घंटे अब सर की शक्ल देखनी पड़ेगी, तो बंदा कहना ही है यार चल 10 मिनट बाद जाऊंगा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आप 11 बजे वाली क्लास के लिए पौने 12 आ सकते हो, तो 1:30 बजे वाली क्लास के लिए नहीं आ सकते 1:15 बजे? इसका मतलब कोई उठने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो इनेट अंदर एक कोई वो, मैं सर बाहर निकलता हूँ कंबल नहीं निकलने देता मुझे, वो जो चीज है ना वो तंग करती है। अच्छा 1:30 बजे क्लास है, चल मैं 1:30 बजे उठता हूँ, सही है। अंग्रेजी में कहते हैं योर, देयर इज नो सच थिंग एज ऑन टाइम, यू आर आइदर अर्ली और यू आर लेट, एंड वी आर मोस्टली। अहमद माशाल्लाह देख लो, अब काफी अरसा हो गया अहमद को मैंने देखा है, अहमद शाज ही लेट होता है, बलाज माशाल्लाह से टाइम पे आता है। तो आप भी टाइम पे आ सकते हो। ये अलियान शुरू के कुछ दिन माशाल्लाह कितने टाइम पे आता रहा, अब इसको जब से पता लगा सर अबू बकर को कुछ नहीं कहते, कहता मैं अबू बकर को ज्यादा पिंक है, मैं भी जा सकता हूँ लेट। अच्छा जी, डायग्राम से हमने वो सारा डिटेक्टर का काम करना जी। कंसीडर द डिफरेंट, आप डायग्राम देख लें जी। ये डायग्राम, पिछली डायग्राम ज्यादा अच्छी थी इससे जो हमने पहले पढ़ी थी, इसलिए मैं इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहता, लेकिन लेट्स डू सम। ये डिटेक्टर है, इसके अंदर ये वो अलार्म बजना है जिसने, डिटेक्टर सेंस करता है अमाउंट ऑफ करंट, किसको सेंस कर रहा था, अमाउंट ऑफ, अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैडम इधर तशरीफ ले आए हैं आगे। तो अमाउंट ऑफ करंट को कैसे सेंस करता है भाई, ये आयनाइज करता है यहाँ से, ये देखें ये करंट आयनाइजेशन की वजह से इस वैक्यूम में से करंट पास कर रहा है, थोड़ा कर रहा है लेकिन करंट पास। आपने देखा ना वो स्मोक डिटेक्टर उधर लगे हुए हैं, रेड हुए हुए हैं, वो जो रेड हुए हैं वो खराब है, ये वाले ठीक है। वो ये जो ब्लिंक कर रहा है स्मोक डिटेक्टर, हमारी क्लास में स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है तो जो ब्लिंक करता है, अब ये ब्लिंक करता है स्मोक डिटेक्टर, तो इसका मतलब है कि ये बार बार चेक कर रहा है करंट आ रहा है कि, जैसे ही स्मोक अंदर दाखिल होता है ये इस वैक्यूम को भर देता है। इसकी आयनाइजेशन एबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि इनको आयनाइज, स्मोक को भी आयनाइज कर, स्मोक इज थिकर, यानी इसमें बहुत कम आयनाइजेशन एबिलिटी होती है, कम रेडिएशन अल्फा पार्टिकल की होती है बहुत। तो जब ये स्मोक आ जाता है सामने तो ये वो करंट को पास, और फिर वो टन 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 वो दूसरी साइड का करंट, दूसरी साइड का सर्किट फिर कंप्लीट हो जाता है। हमने फिजिक्स में सर्किट में पढ़ चुके हैं कि जब एक तरफ रेजिस्टेंस ज्यादा हो दूसरी तरफ कम हो तो ट्रैफिक उधर से गुजरती है जिधर रेजिस्टेंस कम होता है। ये जनाब स्मोक एंटर करता है, अल्फा पार्टिकल्स आयनाइज करते हैं एयर को, चार्ज पार्टिकल्स मूव क्रॉस द गैप, स्मोक आता है तो फिर वो पार्टिकल्स नहीं हो पाते, एंड द करंट फॉल करता है टन 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 टन, और ये बैटरी ऑपरेटेड होता है। कैसे होता है ये बेटा? बैटरी ऑपरेटेड होता है। तो नहीं, मैं स्मोक डिटेक्टर के बारे में क्या बताने लगा था। कंसिडर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीट। बाहर की दुनिया में उन्होंने सेफ्टी मेजर्स में स्मोक डिटेक्टर को स्प्रिंकल्स के साथ अटैच किया होता है, तो जब इस जैसे ही स्मोक डिटेक्टर का अलार्म वाला सर्किट कंप्लीट होता है तो इसी सर्किट पे अटैच्ड होता है स्प्रिंकल्स, तो पानी गिरना शुरू हो जाता है। अल्फा इज द मोस्ट वीकली पेनेट्रेटिंग, सबसे वीक पेनेट्रेटिंग है, तो इसलिए थोड़ा सा भी स्मोक आता है तो पेनेट्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाती। आप मेरी बात समझे, अल्फा पार्टिकल को लगाने की बजाय। फिर बीटा गैमा है स्ट्रॉन्गर पेनेट्रेटिंग, जो थोड़ा सा स्मोक आ भी जाएगा तो वो बजेगा। और आग, आई हैव डन दिस कोर्स ऑन एचएसएससी। एचएसएससी होता है हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स, बचपन में फॉर द रीजन ऑफ जॉब हमने कभी ये कोर्स भी किया था कंपनी में, आई हैड टू मैनेज दैट एज वेल। ये जो आग है ना, अल्लाह करे आप में से किसी के घर कभी ना लगी हो, मुझे लगता है वो कर आपने शायद बताया था कभी आपके घर में आग लगी थी किसी दिन। सब, ये जो आग है ना, ये बड़ी ही अजीब तरीके से बिहेव करती है। यानी मेरे सामने एक कप पड़ा हुआ है,
जितना ये कप का साइज है, अगर इतनी आग लगी हुई है आपके सोफा के ऊपर, ठीक है, फॉर द फर्स्ट 10 सेकेंड्स यू विल सी कि ये आग ज्यादा से ज्यादा 1 इंच या 2 इंच बढ़ेगी, एंड यू विल फील अच्छा मैं चल के आता हूँ, पानी डाल देता हूँ और ये बुझ जाएगी। लेकिन 12वें सेकंड में ये पूरा सोफा जला देगी। यू सीन इन कार्टून्स। तो एक्चुअली आग ऐसी करती है कि वो देख रहे होते हैं आपके, उसके हाथ के आगे आग होती है और वो कुछ भी नहीं कर रही थी, एकदम से उसके हाथ को पड़ती है, पूरे जिस्म को खा जाती है, और वो पार्टिकल्स बन के गिरता है, फिर उठ के कार्टून है तो फिर उठ के चल पड़ता है। बट आम रूटीन में ऐसा, इसलिए बहुत थोड़ा सा भी रिस्क आग पे नहीं लिया जाता। सबसे ज्यादा सीवियरली जिसके ऊपर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज बाहर के मुल्क में काम करती हैं वो ये होता है। मेरे एक कंपनी में एक बॉस, मतलब एक स्कूल में मैं था, तो जो स्कूल जिसका था ही वाज अ कैनेडियन, तो वहां पे वो यही कंपनी रन करते थे। सो दैट्स हाउ एज वेल वहां पर ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। व्हाई? बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू फॉर देम। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पाकिस्तान में आपने देखा, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स उस तरह से फॉलो। वी आर वी लाइक टू लिव ऑन द एज। तो फिर एक प्लाजे में कराची में या लाहौर में आग लगती है, फिर सैकड़ों लोग अंदर मलबे के नीचे दबे हुए, ऐसे उनका वो क्या कहते हैं, फ्राई, ऐसे वो जबरदस्त किस्म के भुने जाते हैं, और फिर पूरे मुल्क में आफत आ जाती है, ये हो गया वो हो गया, हफ्ते बाद फिर भूल जाते हैं। वो कराची में आग लगी थी ना प्लाजे में 2 महीने पहले। फिर अब वो तो हफ्ता 10 दिन देखा था इधर पंजाब में कैसे हर बिल्डिंग की चेकिंग हो रही, अब किसी बिल्डिंग की चेकिंग हो रही है, भूल गए। वी आर ऑलवेज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट इंसिडेंट टू रिएक्ट। If beta gamma radiation were used in this situation, then they would pass straight through the smoke, वो पास कर जाते और गो ऑफ ना करता। Therefore, since alpha particle उसमें रुक जाते हैं, less penetrating है, इसलिए इनको यूज करते हैं। If you are presented with an unfamiliar situation in your exam, don't panic, just apply your understanding और देख रहे हैं बस। Dangers of radioactivity क्या होती है बेटे? सेल डेथ होती है, इससे टिश्यू डैमेज होता है, म्यूटेशन ऑकर होती है और कैंसर होता है। ये वो म्यूटेशन नहीं है जिसमें आप एक्समैन बन जाएंगे और आपके पास सुपर पावर्स आ जाएंगे। नो, ये वो म्यूटेशन है जिसके अंदर क्या होगा, आपका डीएनए डिस्टॉर्ट हो जाएगा, और आपके सेल्स जैसे नॉर्मल बिहेव करना है वैसे बिहेव नहीं कर पाएंगे, दे स्टार्ट डाइंग। अहमद क्या हुआ, बीमार हो, थके हो, नींद आ रही है? हैं? नींद पूरी नहीं हुई? क्या हुआ? 4 बजे से जाग रहा है कि 4 बजे सोया था? 4 बजे क्यों जाना था? 4 बजे कहीं जाना था? तो वापस कब आना था? कहाँ गए थे? मानसेरा खुश हो गया है सुबह? क्यों? चाचू के साथ गए थे? आप गए थे काम से एसएम के साथ? खैर है सब? चलो। As a result, its use needs to be kept to a minimum. हम कम से कम इस्तेमाल करते हैं। However, the benefits using radiation in medicine can outweigh। यार ये देखो ना, outweigh लिखा हुआ है। ये outweigh ये वाला है, ठीक है। तो the potential risk, the risks posed by the radiation are smaller। वो अल्लाह ताला ने बताया कुरान में, if I'm not wrong, I think it is about, आप में से जिसको थोड़ी सी याद होगा वो बता देगा। आई थिंक इट इज अबाउट अल्कोहल, कि अल्लाह ताला ने बताया है कि इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। ये नुकसान ज्यादा है, लेकिन नुकसान तो वो क्या हो गई है हमारे लिए, फायदा क्या है? मिसाल के तौर पे आपको पता है ना, स्टेरलाइजेशन के लिए अल्कोहल भी यूज होती है। जो स्पिरिट होती है वो भी एक अल्कोहल का वेरिएंट है, जो जख्मों पे लगाया जाता है। सैनिटाइजर में क्या होती है? अल्कोहल होती है। ठीक, कफ सिरप में भी अल्कोहल डाली जाती है, वो पता है, लेकिन वो अल्कोहल वो वाली होती है कि कोई बंदा नशे के तौर पे कफ सिरप ज्यादा पिए तो ब्लाइंड हो जाए। मेथनॉल डाल दिया, एथेनॉल असल में एथेनॉल है, जो शराब है वो जो हराम वाली पीनी में हराम, कोई भी अल्कोहल है नहीं पी सकते आप, नशा करती है। तो लेकिन असल में जो शराब पी जाती है वो अल्कोहलिक होती है, एथेनॉलिक होती है, काइंड ऑफ एथेनॉल होती है। तो मेथनॉल उसमें मिक्स कर देते हैं क्योंकि इट कॉजेज ब्लाइंडिंग। क्योंकि ये जो अपने नशई हैं, शराब की बोतल मिलती होती थी इनको 450 की, और शरबत की बोतल मिलती होती थी 20 रुपए की। शराब की बोतल कैरी कर रहे हैं, पुलिस वाले पकड़ लेंगे। शरबत की बोतल कैरी कर रहे हैं तो। आप में से किस किस ने कभी कफ सिरप पिया है? सबने पिया होगा। कैसी नींद आती है? बचपन में नहीं, मुझे वैसे फील होती थी। अब जवानी में जब आके कभी कोई कफ सिरप पिया है, एंड यस प्लीज डोंट बी स्टार्टल्ड, आई ऑल्सो एम कंसिडर माई सेल्फ एज जवान। तो जब हमने देन आई एवर, तो उसके बाद ड्राइव करना एक बहुत बड़ा पहाड़ है। ड्राइविंग करना उसके बाद बहुत मुश्किल होता था। टिश्यू डैमेज होता है, इफेक्टिवली यूज टू डिस्ट्रॉय कैंसरस सेल्स, ट्यूमर सेल्स।
लेकिन टिश्यू डैमेज भी हो सकता है। इसीलिए एक्सरे वगैरह जो थी, दिस इज मोस्टली फ्रॉम हाई एनर्जी रेडिएशन सच एज गामा रेज एंड एक्सरे, इसीलिए एक्सरे भी ज्यादा। कोई डॉक्टर अगर बार बार एक्सरे करा रहा हो ना, हम कहते हैं तेरा दिमाग नहीं ठीक। आपको पता है वो कई कुछ चीजों में आपको अलाउंस मिल जाती है, ईज मिल जाती है अगर आपके पास डॉक्टर की स्लिप हो बेड रेस्ट की, है ना? छुट्टियां लोग अपनी कवर कर लेते हैं बेड रेस्ट। तो जो डॉक्टर होते हैं वो बेड रेस्ट तल्लक वास्ते से भी नाजायज लिखने को अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर आपने ज्यादा बेड रेस्ट दिया है तो इसका मतलब आप बहुत नालायक डॉक्टर हैं। क्यों? डिड यू नॉट थिंक अबाउट द मसल सोर? और ये तो किसी की टांग टूटी हो तो उसको नहीं हम 100% बेड रेस्ट कहते, तो इसको क्यों बेड रेस्ट कह दिए? तो वो 3-4 दिन से आगे की स्लिप दोबारा बनवा लेना आके यार। अव्वल तो बनानी नहीं चाहिए, किसी भी डॉक्टर को 1 नंबर काम करना चाहिए, 2 नंबरी नहीं करनी चाहिए। छुट्टी की है यार, अब खमियाजा भुगते हैं उसका। जॉब से छुट्टी अगर आपने मिसाल के तौर पे की है, पेमेंट कट रही, कटवा लें। ये तो कोई मैं जायज तो नहीं समझा, धोखा ही हो गया। खैर, म्यूटेशंस होती हैं, ये मैंने म्यूटेशन की जनाब पिक्चर आपके सामने है। डीएनए डिस्टॉर्ट हो जाता है, डीएनए जब डिस्टॉर्ट होता है देन डीएनए स्ट्रैंड कैन बी डैमेज्ड। और फिर क्या होता है, डैमेज होता है, Isn't सेल्स this मर भी सकते like हैं। isn't जी। this like Spider-Man? तो नहीं, वो मैंने पहले ही शुरू में बता दिया, यू कांट सी इट एज ए स्पाइडरमैन, आपको कोई ऐसी पावर्स नहीं मिलने लगी। Yeah, okay. डायग्राम शोइंग द डैमेज कॉज टू डीएनए आ गया। एक्यूट रेडिएशन का मतलब ये नहीं है कि वो क्यूट डॉक्टर आपको रेडिएट कर रहा हो यार, यहाँ से मुझे दिखाया आ गया। आई होप मैंने आपको नहीं सुनाया। एक दिन मैं बड़ा खुश खुश घर गया, फॉर वन रीजन और द समटाइम्स कोई छोटी सी बात आपको बहुत खुश कर देती है, राइट? तो एक दिन मैं घर गया, बड़ा खुश था, रात का वक्त था। मैम उसमें वाज देयर, और इनकी सबसे बड़ी बेटी, शी हैड ओनली वन डॉटर एट दैट टाइम एंड शी वाज काइंड ऑफ लाइक 2 साल की थी। आई वाज overly happy for some reason. I wouldn't say happy, I was kind of excited, and I rarely am. Usually I'm not excited about things. तो मैं घर गया, तो घर में उसको कहीं ना, शी वॉज सपोज टू गेट एन इंजेक्शन बिकॉज शी वॉज सिक। तो उसकी कोई ट्रीटमेंट चल रही थी, शी वॉज सपोज टू गेट एन इंजेक्शन। सो वो उस वक्त तो वो बड़े मामू एंड काइंड ऑफ लाड प्यार, आओ मैं लेके जाता हूँ, तो शी वॉज वेटिंग फॉर मी कि मैं लेके जाऊंगा, हॉस्पिटल वॉज ऑन अ वॉकिंग डिस्टेंस। मैं उसको हॉस्पिटल ले गया, तो आई गॉट हर टू हॉस्पिटल। तो उसको कहा इंजेक्शन लगाना है जब नर्स को। सो आई बॉट द इंजेक्शन, गेव हर द सिरिंज एंड स्टफ, और अंदर हम दो छोटा सा कैबिन सा है जिसमें वो नर्स लगाने लगी है जी, इसको गोद में बिठाएं, बाजू ऊपर करें, यहाँ से पकड़ें। शी वॉज फ्रेंटिक, बच्चे जैसे होते हैं। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता बेटे, देखो कितनी प्यारी आंटी है, आपको इंजेक्शन लगा। एंड शी वाज होल्डिंग द syringe टू हर आर्म एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कहा है। और आप यकीन करेंगे, मैंने उस आंटी को दोबारा नहीं देखा। आई डिडंट हैव द करेज कि मैं शक्ल उठा के ऊपर देखूं। सो इट इज नॉट कॉल्ड इट इज नॉट कॉल्ड acute radiation because somebody cute applies it. Acute मींस काम काम लगाते हैं। रेडिएशन एक्सपोजर कैन हैव अदर, लेकिन इसके भी सीरियस सिम्टम्स होते हैं। इट कैन कॉज स्किन बर्न्स, सनबर्न की तरह के। रेडिएशन कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स आपके, और व्हाइट ब्लड, उधर रेड ब्लड सेल्स तो आपके डेली रिप्लेस हो रहे होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स डेली रिप्लेस। नोट्स निकाले क्यों नहीं हुए? Oh बिकॉज my ऑफ दिस God. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैंडल देम केयरफुली। सेफ स्टोरेज की तरफ चलते हैं। द रिस्क एसोसिएटेड विद handling radioactive sources can be minimized by following a few things. Store the sources in lead lined boxes में रखें। लेड मैंने आपको बता दिया, सुपरमैन की एग्जांपल भी दी थी। लेड से पेनिट्रेट करना जरा मुश्किल होता है। डिस्टेंस पे रखें लोगों से। आपने देखा होगा एक्सरे वाला जो रूम होता है किसी भी हॉस्पिटल में, वो बिल्कुल सेपरेट होता है। इट इज हमेशा उसका दरवाजा बंद होता है, और वो बहुत थिकली, आप एक्सरे रूम में जाते हैं साउंड प्रूफ हो, थिक वॉल्स होती हैं। एक्सरे मशीन कवर्ड होती है, लेड लाइंड विद एल्यूमिनियम फॉइल कवर्ड होती है, बहुत ज्यादा उसको कवर करती है। अमाउंट ऑफ टाइम जो आप, और जो एक्सरे करता है वो उस रूम में रहता भी नहीं है। आपको पता है कैसी मजे की चीज है, हर कोई अपने स्टेशन पे होता है, एक्सरे वाला अपने स्टेशन पे नहीं होता, हमेशा बाहर बैठा होता है। नहीं, वो बाहर बैठता ना, उस कमरे में भी, वो जो कमरा एक्सरे मशीन के पास होता है जिसपे कंप्यूटर रखा होता है प्रिंट निकालना, उस कमरे में भी वो नहीं बैठता। सिर्फ जाता है जब एक्सरे करना है, प्रिंट की कमांड देता है और एक्सरे की तस्वीर लेते साथ ही, हालांकि 2-3 मिनट में प्रिंट निकल आना होता है। वो कहता है आप बाहर बैठे, फौरन कहता है आपको आप, हालांकि इट्स जस्ट अ सिंपल प्रिंट। आजकल के मॉडर्न प्रिंटर्स एक्सरे मशीन के जो होते हैं। कीप योर सेल्फ एंड अदर पीपल फार फ्रॉम दिस when you handling the sources, do not do so at arm's length using pair of tongs। एक किस्म का चिमटा होता है,
When using tongs, gloves और safety precautions सारी लें. Disposing radioactive waste, and if an isotope has a long half life, then a sample of it will decay. Slowly decay करेगा. हालांकि वो रेडिएशन नहीं कर रहा, लेकिन रेडियो एक्टिव तो बहुत ज्यादा देर के लिए रहेगा. वो वकर वो ज्यादा देर तक रेडियो एक्टिव रहेगा. वो ज्यादा देर तक. सोर्सेज विद लॉन्ग हाफ लाइफ वैल्यूज प्रेजेंट अ रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. इसीलिए कहीं फैक्ट्री होती है तो उस जमीन पर कई साल बाद भी स्कूल नहीं बनाया जाता, या कोई ऐसी इमारत नहीं खड़ी की जाती जहां पे हॉस्पिटल नहीं बनाया जाता. रेडिएशन कुछ अरसे बाद होगी और वो कैंसर कॉजिंग हो जाएगी. लॉन्ग हाफ लाइफ वैल्यूज जो होती हैं प्रेजेंट अ रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन. रेडियो एक्टिव वेस्ट विद लॉन्ग हाफ लाइफ बरी करते हैं उनको अंडरग्राउंड, काफी नीचे बरी करते हैं ताकि वो डिस्पोज ऑफ आसानी से हो सके. समंदर में पहले पानी में फेंकना शुरू कर दिया था मछलियां, फिर कैंसरस मछलियों वाले सी फूड खराब होने लग गया. लाइफ साइकिल हमारा ना हमें पता नहीं है, लेकिन हाईली एंटेंगल्ड है. जो कॉकरोच जो आपको बहुत जहर लगते हैं ना, क्या वहां कब्रिस्तान बना दें, कब्रिस्तान के नीचे. दैट्स अ गुड आइडिया आई थिंक, सिमेट्री साइड में. लेकिन वहां भी आपको पता है लोग बार बार आते हैं. दैट्स ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक. हमारी लाइफ बड़ी इंट्रिकेट है. जो मक्खियां आपको नजर आती हैं, जो मच्छर नजर आते हैं, हमारा खाना इनके ऊपर डिपेंडेंट है. खाना खराब भी यही करते हैं ना. बट देयर इज अ लॉन्ग लाइफ साइकिल. बायो वाले स्टूडेंट्स ने लाजमन लाइफ साइकिल कहीं ना कहीं पढ़ा होगा. आप बहुत छोटा वर्जन लाइफ साइकिल का पढ़ते हैं. इकोसिस्टम बहुत ह्यूज मैसिव इंट्रिकेट कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. कई जगह पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. राइनोज नहीं है, आता ना Okay, लास्ट राइनो मैम उस दिन बता रही थी can मर you गया है ना. forward this into group? जी आई हैव डन इट यस्टरडे एज वेल. बेटे आपने कल भी पूछा था, पहले भी किया था. कल आपको कहने पे मैंने दोबारा भी किया. जो राइनो है, आप मेरे ये मार्किंग वाले का कह रही हैं, तो यस आई विल अपलोड दिस एज अ होल नोट, सारे अपलोड करूंगा. ये ना वहां पे So अफ्रीका में क्या होता था, I ये लोग ना पानी के जो पानी दे लाइक वाटर. मैं राइनोस की बात कर रहा हूँ या उनकी बात कर रहा हूँ, व्हाट आर दे कॉल्ड, हिपोपोटामस की मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली. राइनोस की नहीं कर रहा. हिपोपोटामस का पता है ना, बड़े बड़े माउथ वाले. hippopotamus, उनको पानी वाली गाय भी कहते हैं. नो दैट. समुद्री गाय भी उनको hippopotamus. कहा जाता है हिपोपोटामस. यस. तो जो हिपोपोटामस है भाई, ये लोग ना अफ्रीका में ना कुछ जगह थी जहाँ पे ये पानी में, आपको पता है ये नेक डीप पानी में होते हैं. मुंह बाहर निकालते हैं खाने के लिए सिर्फ. तो वहां पे फील्ड्स के दरमियान में, यानी फील्ड्स को पानी जाता And है ना, they love तो वहां पे watermelon. जो नेचुरल वेज थे, तो वो पानी के एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड में जाने के लिए चलते थे. तो ये बहुत भारी होते हैं. ये ऐसा नहीं उठ के ऊपर आएंगे. ये ऐसी जमीन तोड़, वो नरम मिट्टी है, तोड़ते हुए चले जाते थे. उससे फसल होती थी तबाह. क्या होती थी, इन्होंने अफ्रीकियों ने हिपोपोटामस मारने शुरू कर दिए. जब इन्होंने इतने के हिपोपोटामस मार दिए ना, जब दो चार रह गए सिर्फ, यहां तक पहुंची बात. तो अब इनको पता लगा यार ये हिपोपोटामस अगर मर जाएं, तो वो जो इधर मछलियां होती हैं जो हमारी फसल वो खराब करती हैं, उनको कौन खाएगा. तो हिपोपोटामस से जो फसल को नुकसान पहुंच रहा था, उससे ज्यादा नुकसान पहुंचना शुरू हो गया. फिर वो हिपोपोटामस की आबादी को रीबिल्ड करना शुरू. आप सोचें, हम में से कोई इंसान है जो शेर का गोश्त खाता है? कोई भी शेर का गोश्त नहीं खाता. कोई इंसान शेर का गोश्त नहीं खाता. कुत्ते का खाते हैं कुछ लोग, शेर का कोई भी गोश्त. हमें क्या टेंशन है कि टाइगर, ये व्हाइट टाइगर्स खत्म हो रहे हैं? क्योंकि वी हैव नाउ रियलाइज्ड आफ्टर 100 years ऑफ हंटिंग एंड स्टफ, कि हम किसी भी जानवर को जब ओवर हंट कर लेते हैं, वो किसी ना किसी पौधे या दूसरे जानवरों को खा रहा होता है, जो इंटर्न किसी और पौधे या जानवर को खा रहा होता है जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते. लेकिन वो इंटर्न किसी ऐसे जानवर को खा रहा होता है जो हमारी फसल को बचाता है, समथिंग लाइक दैट. तो ये सब कुछ इन टच. इसलिए ये जो पानी में पहले रेडियो एक्टिविटी पानी में फेंकना शुरू कर दिया था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, अब हमें नजर आ रहा है कि भाई इसको भी दफन ही करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? इन्वायरमेंटली सबसे ज्यादा जो अच्छा काम है, मिसाल के तौर पर अब होता है, मुर्दे के साथ क्या किया जाता है मुख्तलिफ इलाकों में, जला दिया जाता है, काट के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं उनको. एक पारसी मजहब पता है, पारसी मजहब का पता है वो कौन सा मजहब होता है? उनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जोरोस्ट्रियंस पता नहीं, कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं. नहीं, पर्शियंस का पारसी मजहब होता था पहले. पर्शिया में पहले पारसी मजहब. आग के पुजारी, व्हाट दे डू इज, प्लीज तवज्जो से सुन लें, शुगर बाद में लगेगा. व्हाट दे डू इज, वो अपने मुर्दे को गिद्धों को खाने के लिए रख देते हैं, गिद्ध खा लें उसको, ताकि मुर्दा वापस इकोसिस्टम में चले जाए. हिंदू और बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, जला देते हैं. मुसलमान क्या करते हैं, ईसाई भी क्या करते हैं, एंड आई प्रिज्यूम यहूदी भी शायद
दफनाते ही हैं। अब इन सारी सिचुएशंस में सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली कौन सा तरीका है दफनाने का? और इस्लामी रिवायात हमें बताती हैं कि ये हमें अल्लाह ताला ने ही सिखाया। जब हाबील का आपस में इशू हुआ, कबील ने जब हाबील को मार दिया, तो कौवा आया, उसने खोद के बताया कि भाई दफना यही सब तो वधी। उससे क्या होता है, जो बॉडी है डिके करके वाकई माइक्रोब्स में कन्वर्ट होती है, जमीन हमारी वापस रिच हो जाती है। हमने जो कुछ जमीन से खाया पिया है सारी उम्र में, वो वापस किधर चला गया? जमीन में चला गया, जहां वहां पे अच्छी फसल हो सकती है। सो रेडियो एक्टिव वेस्ट का भी हमने फाइनली, अब बाकी जितने भी तरीके हैं आप देख लें, ये जलाने वाला जो तरीका है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है भला, या दफनाने वाला इन्वायरमेंट फ्रेंडली है? राइट। जलाने से तो कार्बन एमिशन हो रही है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को भी इसीलिए इसी तरह, स्टूडेंट प्लान्स टू यूज द gamma sources to conduct an experiment, list four things that the student should do in order to minimize the risks to themselves। चार आपने प्रिकॉशंस बतानी है, ये चार ले लें आप प्रिकॉशन। शील्डेड कंटेनर इस्तेमाल करें, ग्लव्स और टोंग्स इस्तेमाल करें, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग इस्तेमाल करें, टाइम अपना लिमिट करें। अगर आपको ये चीजें याद नहीं रहती, कोई भी फिल्म या ड्रामा देख लें जिसमें रेडियो एक्टिविटी, वो देखेंगे आप, उसने एक अलग कमरे में होगा, आप ग्लव्स डालते हैं, अंदर टोंग्स पड़े होते हैं, उनके जरिए से चल रहा होता है कि जी भी निज़ाम। रेगुलेटिंग एक्सपोजर, रेगुलेशन का क्या मतलब है? जहां जहां आपका ये लाजमी है रेगुलेट करें। वो चाय है, इसको बार बार ओवन में गर्म करना चाहिए भला पीने से पहले? एक दफा भी नहीं करना चाहिए, मजाक खराब हो जाता है, लेकिन एक दफा कर लिया बस दैट्स। बच्चों का फीडर माए अब ओवन में गर्म कर लेती हैं। राइट। करना ही नहीं चाहिए ओवन में गर्म, लेकिन एक दफा से ज्यादा नहीं करना चाहिए। किस किसके घर में दूध बाहर से आता है? सबके ही आता होगा, मज्जें तो किसी ने भी नहीं रखी हुई। केडी जी अपनी मज्जें हैं? अपनी मज्जें नहीं है? हाँ जी, हाँ जी, आपने सप्लाई करना शुरू करना, हम फिर क्यों बुला रहा है उसको? अच्छा, तो मेरी बात सुन लेना। वो जो मज्जें आती हैं, उन जो मज्जें नहीं आती, मज्जों का जो दूध आता है, उस दूध को सबसे पहले क्या किया जाता है भाई? सीरियस, क्या किया जाता है सबसे पहले घर में दूध को? बॉयल करता है। क्या हम ओवन में नहीं उसको बॉयल कर सकते? क्यों? एग्जैक्टली exactly। ओवन में क्यों खराब हो रहा है? बिकॉज माइक्रोवेव्स आ रही, वो उसके मॉलिक्यूल्स को डीनेचर कर देते हैं। तो हम बॉयल कैसे करते हैं? आग में। फिर बिकॉज ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन, हमें इसको रेगुलेट करना पड़ता है। अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड बाय अ पर्सन इज कॉल्ड अ डोज, एंड इट इज मेजर्ड इन सिवर्ट्स में इसको मेजर किया जाता है। और हम कहते हैं वन सिवर्ट इज वेरी बिग डोज, एक सिवर्ट भी नहीं होनी चाहिए, इसको रेडिएशन पॉइजनिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, बंदा वॉमिटिंग कर, इसकी हिंट क्या होती है? रंग बदलता है एक तो, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है बहुत ज्यादा, और काइंड ऑफ फील्स लाइक हैजा, लेकिन स्टमक आपका ठीक होता है, स्टमक खराब भी नहीं हुआ होता। सो देयर इज सम गट फीलिंग, गैग फीलिंग आती है, जैसी अगर आप अपने हलक, किसी बंदे ने जहर पी लिया हो ना अगर, तो हम पता क्या करते हैं सबसे पहले? उसी वक्त अगर हमें पता लग जाए, उसके हलक में उंगली मारते हैं, ताकि उसको उल्टी आ जाए, ज्यादा से ज्यादा जहर बाहर आ जाए। राइट, क्योंकि स्टमक से होके ही उसने बाकी जिस्म में फैलना है ना, बाद में बाकी चीजें देखेंगे। पीपल वुड नॉर्मली रिसीव अबाउट इतना 0.03 सिवेट उसको रिसीव हो जाता है एक साल के अंदर। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ओवर एक्सपोजर, द डोज रिसीव्ड बाय डिफरेंट एक्टिविटीज इज मेजर्ड। जो लोग इन इलाकों में काम करते हैं उनकी मेजर की जाती है, उनको छुट्टियां ज्यादा दी जाती है, इसीलिए इन फैक्ट्रीज में काम करने वाले जो लोग होते हैं इनको इसीलिए छुट्टियां, इनका छुट्टियों का पैकेज डिफरेंट होता है। तो आपको पता है, आपका कुछ जानने वाला है जो हमारे किसी ऐसे डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है जो एटॉमिक पावर प्लांट्स के बाहर गार्ड की जॉब ही करते हो? डू यू नो एनीबडी? नोबडी? आई हैव मेट अ फ्यू पीपल जो इन इलाकों में काम करते हैं। राइट। इनका इसी तरह का सिस्टम चलता है, 2-3 महीने ऑन ड्यूटी, 2-3 महीने छुट्टी, 2-3 महीने ऑन ड्यूटी, 2-3 महीने। आर डोज मीटर इज मेजर्स द अमाउंट, और वो मेजर करता है डिफरेंस इन एक्सपोजर। The amount of radiation that a person receives is affected by a person's occupation, lifestyle और location. Some areas background radiation उनमें बहुत ज्यादा होता है। The UK limit for nuclear industry employees पर 20, यानी वो 30 3 पे नहीं जाने देते हैं, कहते हैं 20 अगर पूरे साल में हो गया है तो फिर बस इसके बाद इसको छुट्टी दे रहे हैं। ये इसके ज्यादा गया है तो आपके ऊपर केस। Mass of the product fused nucleus is less than the mass of the two original nuclei. This is because the remaining mass has been converted into energy। ये पता नहीं क्यों इसकी बात, ये तो पुराना पिछला पार्ट आ गया दोबारा। वो दीज आर द प्रिकॉशंस, इस पार्ट को भी हमारा हिस्सा नहीं होना चाहिए। लेट मी मिनिम, और ये मैं करवा नहीं चुका हुआ ये वाला?
अच्छा ये पेज गलती से आ गया फिर। मैं भी कहूँ ये पेज क्यों आ गया, ये मेरा ख्याल है ये पेज था ही पीछे। पेज गलती से रीसेंड हुआ हुआ है, तो इस पेज की जरूरत हमें। शुक्र अल्लाह का अदा करो। एंड आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग टू स्टार्ट द न्यू वन।